धर्मपुर कस्बे में दो तरह के लोग रहते हैं, अमीर लोग और गरीब लोग। अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों को भला बुरा सुनाने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढते ही रहते हैं। इसी तरह अमीर लोगों के बच्चों का खेल भी बेहद अलग है और उनके खेलने का मैदान भी अलग है। अमीरों के बच्चे बड़े मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, जबकि गरीबों के बच्चे छोटे से मैदान में गिल्ली डंडा खेलते हैं। अभिषेक, चिंटू और सोनू इनकी एक अभिषेक की टीम है और सभी बच्चे मिलकर फुटबॉल बेहद मजे से खेल रहे हैं। वो देखो, गरीब के बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं है। छोटे मैदान में श्याम, राम और भीमा गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। भीमा गिल्ली को हवा में उछाल देता है और जोर से डंडे से मारता है और गिल्ली दूर जाकर चिंटू की फुटबॉल पर लगती है और फुटबॉल फट जाती है, जिससे चिंटू को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो भीमा को मारने के लिए दौड़ता है। तूने मेरी फुटबॉल को फोड़ दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस डंडे से गिल्ली को मार रहा था। अच्छा, झूठ बोलता है मुझसे। मुझे पता है कि तूने जानबूझकर हमारी फुटबॉल फोड़ी है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम गरीब लोग हमसे जलते हो। तुम्हारे पास खुद तो फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए तुम लोग नहीं चाहते कि हम भी फुटबॉल खेले। ऐसी बात नहीं है, ये सब अनजाने में हुआ है। जैसे भी हुआ हो, मुझे मेरी फुटबॉल वापस चाहिए, नहीं तो 500 रुपए लाकर दो, मैं खुद फुटबॉल खरीद लूंगा। इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं है। नहीं है तो ये ले, अब मार खा। चिंटू और उसके सभी अमीर दोस्त मिलकर भीमा और उसके गरीब दोस्तों को पीटते हैं। भीमा और उसके दोस्त बेहद बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। चलो, अब बहुत मार दिया इनको, अब यहाँ से चलते हैं, नहीं तो इनके माँ बाप आकर हमको ही पीट देंगे। भीमा और उसके दोस्तों को पीटने के बाद चिंटू उनका गिल्ली डंडा तोड़कर फेंक देता है और अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, फिर भी उन लोगों ने हमें बहुत मारा। अमीरों के बच्चे बहुत गंदे हैं। चलो दोस्तों, घर चलते हैं। घर जाने के बाद भीमा और उसके बाकी के दोस्त अपने अम्मी अब्बू को बताते हैं कि किस तरह चिंटू और उसके दोस्तों ने उन्हें पीटा। भीमा की अम्मी जाकर चिंटू की अम्मी से चिंटू की शिकायत करती है, पर चिंटू की अम्मी उल्टा भीमा की अम्मी को ही डांटती है। आपके शैतान बच्चों ने हमारे बच्चों की फुटबॉल फोड़ दी, उन्हें पीटेंगे नहीं तो क्या उनकी पूजा करेंगे? भीमा की अम्मी कुछ नहीं कह पाती और वो वापस उदास होकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन भीमा और उसके बाकी दोस्त खेलने के लिए जाते हैं। अब हम कैसे खेलेंगे? चिंटू ने तो हमारा गिल्ली डंडा तोड़ दिया है। कोई बात नहीं, हम नया गिल्ली डंडा बनाएंगे। चलो जाकर एक डंडा ढूंढते हैं। भीमा और उसके दोस्त डंडा ढूंढने के लिए झाड़ियों की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें बहुत बड़े दरख्त के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो देखो, वहाँ कोई चीज तेजी से चमक रही है। भीमा पास जाकर उस छड़ी को उठाता है। लगता है यहाँ कोई जादुई छड़ी है। देखो, सोने की तरह चमक रही है। पर ये जादुई सोने की छड़ी इतने पुराने पेड़ के नीचे कहाँ से आ गई? शायद किसी ऋषि मुनि की रही होगी। शायद उन्होंने इस पेड़ के नीचे इबादत की होगी, तो उसके बाद से उनकी छड़ी यहीं छूट गई होगी। ये तो बहुत अच्छी है। चलो इससे एक टुकड़ा तोड़कर गिल्ली बनाते हैं और खेलते हैं। अब भीमा और उसके दोस्त गिल्ली डंडा खेलने लगते हैं। खेलते खेलते भीमा को प्यास लग जाती है। यार, धूप तेज हो रही है, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम लोग खेलो, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। जैसे ही भीमा छांव में बैठता है, उसके सामने एक पानी की बोतल आ जाती है। अरे वाह, ये तो मौजिज़ा हो गया। भीमा पानी पीकर और अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने चला जाता है।
कुछ देर बाद खेलते खेलते राम को भूख लगती है। यार मैं आज कुछ खाकर नहीं आया था, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे ही राम ये भूख वाली बात बोलता है, उसके हाथ में पकड़ा हुआ तिलस्मी डंडा हिलने लगता है और जमीन पर कुछ सेब और केले आ जाते हैं। देखो, अचानक से इतने फल, लगता है ये जादुई डंडा है। तुम्हें पता है, जिनका ये डंडा है वो इंसान, वो जरूर कोई महान साधु होंगे और ये सब उनकी इबादत का ही फल है जो आज हमारे हाथ लगा है। हाँ हाँ जरूर, सचमुच कोई इबादतगार होंगे। अब तो हम इस जादुई छड़ी से दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ, और हम अपने गांव की तरक्की भी कर सकते हैं। चलो, घर जाने का वक्त हो गया है, एक आखिरी बार खेलते हैं, फिर घर चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो खेलते हैं। राम हवा में गिल्ली फेंकता है और भीमा जादुई डंडे से जोर से गिल्ली को मारता है। जादुई डंडे से बेहद सारे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। भीमा और उसके दोस्त सभी सोने के सिक्कों को इकट्ठा कर लेते हैं। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। हाँ, ये तो बहुत कीमती है। चलो इन्हें अपने घर वालों को देते हैं। भीमा और राम सोने के सिक्कों को लेकर घर आते हैं और अपने अम्मी अब्बू को इनके बारे में बताते हैं। ये लो मम्मी, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं। ये सब हमारे जादुई सोने के गिल्ली डंडे से निकले हैं। हाँ माँ, इनसे हम अपनी जरूरी चीजें खरीद सकते हैं और अपने घर को भी ठीक कर सकते हैं। भीमा की अम्मी सारे सोने के सिक्कों को तिजोरी में रख देती है। अगले दिन भीमा और उसके दोस्त तिलस्मी गुल्ली डंडा लेकर मैदान में खेलने जाते हैं। धूप तेज होने की वजह से सभी बच्चों को बेहद तेज पसीना आ रहा होता है। दूसरी तरफ चिंटू और उसके दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। खेलते खेलते फुटबॉल चिंटू के सर पर लगती है और चिंटू बेहोश हो जाता है। ये देखकर भीमा और राम अपने तिलस्मी डंडे को लेकर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ चिंटू को? ये बॉल लगने से बेहोश हो गया है और हमारे पास पानी भी नहीं है। काश हमारे पास अभी पानी और जूस होता तो हम चिंटू की मदद कर पाते। भीमा के इतना कहते ही तिलस्मी सोने का डंडा हिलता है और पानी की बोतल जमीन पर गिरती है। भीमा जल्दी से बोतल से पानी के छींटे मारकर चिंटू को जगाता है। शुक्रिया भीमा, आज तुमने मेरी मदद की, जबकि मैंने तुम्हें उस दिन गुस्से से पीटा था। हाँ, आज से हम पक्के वाले दोस्त हैं। कोई बात नहीं, चलो आज से हम दोस्त हैं। चिंटू घर जाकर अपनी अम्मी को बताता है कि आज भीमा और उसके दोस्तों ने उसकी मदद की। ये बात जानकर चिंटू की अम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर भीमा की अम्मी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए अप्पी जी, उस दिन बच्चों की बातों में आकर न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं बहन जी, हम लोग पड़ोसी हैं और पड़ोसियों में तो नोकझोंक तो होती ही रहती है। पर चलिए जो भी हुआ, अब हमारे बच्चे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अगले दिन भीमा और उसके दोस्त गिल्ली डंडा खेलने जाते हैं। तभी चिंटू और उसके दोस्त सभी उनके पास जाते हैं। क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा खेल सकते हैं? हाँ हाँ, आओ आओ, साथ में खेलते हैं। अब सभी गरीब और अमीर बच्चे एक साथ मिलकर गिल्ली डंडा खेलते हैं और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। सीतमपुर नाम के एक गांव में श्याम रहता था। बचपन से ही यतीम और गरीब होने की वजह से वो बेचारा 10वीं तक भी तालीम नहीं हासिल कर पाया। जब भी बचपन में श्याम स्कूल जाने की कोशिश करता, उसे पैसों और किताबों के न होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता। तालीम की ख्वाहिश हमेशा से ही थी और कुछ न कुछ सीखने की उसे हमेशा ख्वाहिश रहती। इसलिए बचपन से ही हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखता ही रहता। वक्त बदल गया था और श्याम थोड़े थोड़े काम कहीं न कहीं कर लिया करता। कभी किसी लाइब्रेरी में तो कभी किसी अखबार के दुकानों में। क्या सैम भैया, कहाँ चल दिए?
चलो हमारे साथ, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आ जाओ, मज़े करेंगे। अरे नहीं भाई, मैंने अखबार पढ़ना चालू कर दिया है, वहीं जा रहा हूँ। पढ़ने लिखने से किसी का भला हुआ है बताओ? ये बात तो ऊपर वाला जाने, मुझे तो मज़ा आता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। श्याम हमेशा की तरह अखबार पढ़ने हर सुबह घर से निकल जाता। दिन के 3 घंटे वो अखबार पढ़ने में ही लगा देता। पूरे सीतमपुर में सबसे ज्यादा जानकारी श्याम को ही थी, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या शेयर मार्केट से या फिर देश विदेश की खबर। उनके सामने ग्रेजुएट लड़के भी फेल थे। एक बार अखबार में खबर छपी थी शेयर मार्केट और धंधे के अन्य चीजों की। उसने आओ देखा ना ताओ और पूरे शेयर मार्केट की रिसर्च कर ली। क्या बात है, आजकल कहाँ मगन घूम रहे हो? पूरे शहर में चर्चा हो रही है तुम्हारी कि सबसे होशियार तुम ही हो। अरे दिनेश भैया, आप कैसे हैं? मैं आपसे कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। आप सरकारी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना? हाँ ये तो है, दे तो रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम होगा कब। कुछ घोषणा हो ही नहीं है। हो गई है भैया, अगले महीने सरकारी बैंकों का एग्ज़ाम होने वाला है। कल के ही अखबार में आया था, मैंने कल ही इसके बारे में पढ़ा था। मैं भी इस बारे में पता करता हूँ और अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ। श्याम दिनेश को देखकर समझ जाता है कि अगर नौकरी की तलाश में रहा तो उसे ताउम्र ऐसे ही मेहनत करनी होगी, जिसका नतीजा उसके हित में हो भी सकता है और नहीं भी। एक दिन सुबह अखबार पढ़ते वक्त उसने देखा कि एक चाय पत्ती की कंपनी डूबने वाली है। जिस किसी को भी धंधे का इल्म हो वो उनसे जुड़कर कंपनी को ठीक कर दे और आधा मुनाफा ले ले। अखबार पढ़कर कई लोग उस चाय पत्ती की कंपनी में जाते हैं। श्याम के कम पढ़े लिखे होने की वजह से और बेकार कपड़ों की वजह से वहीं लाइन में खड़ा एक आदमी कहता है, यहाँ सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का ही काम है, बेकार में उनका समय बर्बाद ना करें और यहाँ से चले जाएं। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? क्या मेरे कपड़े देखकर? कपड़े और हुलिये की वजह से कुछ होता तो तुम्हें कैसे अंदर आने दिया? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। चुपचाप खड़े रहो लाइन में और अपना काम करो। धीरे धीरे शाम हो जाती है और कई लोग इंटरव्यू में फेल हो चुके होते हैं। सिर्फ 2 बचते हैं और अंत में श्याम अंदर इंटरव्यू देने जाता है। आओ अंदर आओ, अपना बायोडेटा लाए हो ना? जी हाँ, ये लीजिए। लेकिन इसमें तो कोई खास जानकारी नहीं है, बस नाम और पता है। मैं अपने बारे में खुद बताना चाहता हूँ। और श्याम अपने बारे में उन्हें हकीकत बताता है कि कैसे पूरे सीतमपुर में उसके जैसा कोई नहीं है। उसे सारी जानकारी अखबार पढ़ने की वजह से होती है। अगर तुम्हें इतनी ही जानकारी है तो बताओ हमारी कंपनी कैसे बचेगी और हमें ऐसा क्या करना होगा। श्याम उन्हें उनकी कंपनी के कुछ कायदे और कानून बदलने की सलाह देता है। साथ ही उन्हें नए कर्मचारी जिनके पास नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स हो उन्हें कंपनी में लेने की सिफारिश करता है। हमें सबसे पहले इसका विज्ञापन करना होगा अखबारों द्वारा। हर गांव कस्बे में टीवी ना होने के कारण हमारे बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन अखबार ऐसी चीज़ है जो सब पढ़ते हैं। गांव कस्बे का हर इंसान इसे पढ़ता है। उनके दिन की शुरुआत ही अखबार से होती है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत छोटी सी बात है? इसे तो हम कर ही देंगे। और आसाम से चाय की पत्ती मंगवानी होगी, ना कि नेपाल से। अगर हम अपने देश से खरीदेंगे तो हम कई सारे टैक्स और पैसे बचा लेंगे। इस तरह से तो हमने कभी नहीं सोचा। जो हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो तुमने अकेले ही कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी कंपनी का हिस्सा बनो और अच्छे पोस्ट पर ज्वाइन करो। तुम कल से ही हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। श्याम की मेहनत रंग लाई। जो चाय पत्ती की कंपनी डूबने वाली थी वो अब संभल चुकी थी, बस श्याम के दिमाग की वजह से। श्याम ने कंपनी को जीरो से हीरो बना दिया। श्याम की कड़ी मेहनत और लगन से
चाय पत्ती की कंपनी जो अपना अस्तित्व खोने की कगार पर थी, वो दिन ब दिन बेहद बड़ी होती गई। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और पूरे देश में श्याम के चाय पत्ती की कंपनी नंबर 1 बन जाती है। कंपनी की मालकिन श्याम को कंपनी का CEO घोषित कर देती है और एक भरी महफिल में श्याम को सम्मानित करने का फैसला करती है। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप लोगों को एक शख्स से मिला सकूं, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, मिस्टर श्याम। आज इनकी ही बदौलत हमारी चाय पत्ती की कंपनी इतनी बुलंदियों पर है। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मिस्टर श्याम, क्या मैं आपसे आपकी कम उम्र में ही इतनी सफलता का राज पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, मेरे हाथों में सोने का अखबार लग गया था, इसलिए मैं इतना कामयाब हूँ। सोने का अखबार? ये क्या है? हर दिन अगर तुम सारे अखबार पढ़ोगे और उसमें सारी जानकारी है, देश दुनिया की हर एक चीज़, छोटी सी सुई से लेकर हवाई जहाज तक, जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा वो किसी सोने या जवाहरात से कम नहीं है। असली ज्ञान वही है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोने का अखबार आप भी पढ़ें, यानी हमेशा अखबार पढ़ें और अपने लक्ष्य का पीछा ना छोड़े। श्याम की बातें सुनकर सभी तालियां बजाने लगते हैं और खड़े होकर श्याम का सत्कार करते हैं। श्याम अपनी मेहनत से बहुत बड़ा आदमी और बहुत बड़ी कंपनी का CEO बन जाता है। श्याम को देखकर नई पीढ़ी के बच्चे उससे तालीम लेते हैं और श्याम की बेहद इज्जत और सत्कार करते हैं।